सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर के एक ऐसे लाल, बागेश्वर के एक ऐसे बेटे ने आज इस बार कमाल करके दिखाया है और हम सबका सर उन्होंने ऊंचा किया है और हम सबको गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। कपकोट के धुरकोट निवासी राजेश कुमार हैं और उन्होंने आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई यहाँ पर की है और हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे एलआईसी के एजेंट भी हैं मोहन राम आर्य जी, उनके बेटे हैं। हम उनसे जानेंगे कि कैसे इतनी बड़ी सफलता आपको मिली, क्या उसके पीछे का सपना रहा है। हम उनसे बातचीत करेंगे। राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। राजेश, आप कपकोट के बहुत इंटीरियर एरिया से आते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसे ये सफ़र की शुरुआत हुई, कितनी मुश्किलें आई, कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ आपने कॉलेज किया, छोटा सा संक्षेप में अगर हमारे दर्शकों वहाँ पर बता सकें। जी ज़रूर। जैसे आपने मेंशन किया कि मैं कपकोट के धुरकोट गांव का निवासी हूँ। हमारे माता पिता सन 2000 के आसपास बागेश्वर आ गए थे हमारी पढ़ाई के लिए। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर बागेश्वर से ही हुई है। 5वीं के बाद मैंने नवोदय का एग्जाम दिया और फिर उसके बाद बाकी क्लास 6 से लेकर 12th तक मेरी नवोदय में पढ़ाई हुई है। उसके बाद कक्षा 12वीं में मेरा 95% था, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था। और उसके बाद मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है एनआईटी भोपाल से। तत्पश्चात मुझे लगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने एमबीए के लिए गया और मैं IIM मुंबई, जो पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, वहाँ से मैंने एमबीए किया हुआ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में। उसके बाद मैंने 1 साल कार्य किया हुआ है क्लाउडटेल इंडिया, जो कि अमेजोन का जॉइंट वेंचर है। वहाँ पे एक जॉइंट वेंडर मैनेजर के रूप में मैंने कार्य किया है। सिविल सेवाओं के मोटिवेशन के पीछे का एक कारण यह था कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए समाज में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है सिविल सेवाएं। तो आप बहुत ग्राउंड लेवल तक भी कार्य कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या जो भी इंटीरियर इलाके वहाँ के डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, तो एक बहुत अच्छा मौका प्रदान करता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि हाँ, शायद यह सही मौका है तैयारी करने के लिए, तो 1-2 साल दिए जा सकते हैं। तब मैंने अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से डिस्कस किया था और तब हमने डिसाइड किया कि ठीक है, जॉब छोड़ के 1-2 साल तैयारी करते हैं। और भाग्यशाली रहा कि मैं इस अटेम्प्ट में निकाल पाया और 2022 से मैंने तैयारी शुरू की थी और सिविल सेवा 2023 का एग्जाम मैंने पास किया है। जी राजेश, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए भी है, हम सब के लिए है, बागेश्वर के लिए, कपकोट के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो इस उपलब्धि के पीछे आपका अपना संघर्ष तो है, आपकी अपनी मेहनत है ही है, और कौन लोग इसके पीछे रहते हैं, किन माता पिता का और अन्य लोगों का, किसे आप क्रेडिट इसके अपने साथ साथ देना चाहेंगे? ज़रूर। मतलब ये जो सफ़र है वो अकेला तो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए रहता है। सर्वप्रथम मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता, मेरी दीदी, मेरी बहन और मेरे चाचा, सभी को मैं श्रेय देना चाहूँगा। इनके साथ साथ मेरे मित्रगणों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा इसमें, जिन्होंने मुझे इनिशियल पे गाइड किया कि कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया जा सकता है। कुछ नाम लेना चाहूँ तो जो मेरे मुंबई के मित्र हैं, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, कौशल, राजकुमार, भानु, सौरभ, सत्याप, शिवांगी, सचिन, और यूपीएससी जर्नी में जिन्होंने मेरी खास मदद की, श्रेय, अभिनव, मेरे अंशुमन सर हैं एनआईटी भोपाल के, जो खुद सिविल सेवक हैं, साथ ही आराधना, दिव्या, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा और हर मोड़ पर उन्होंने सपोर्ट किया कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो इन लोगों को मैं श्रेय देना चाहूँगा। बाकी और भी काफ़ी लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, सभी को मेरा धन्यवाद। बहुत खुशी हुई, मेरे बेटे ने बचपने से हमको बहुत खुशी दिलाई। मेरे 10 साल का था मेरे बच्चा, तब से बाहर ही पड़ा, संघर्ष किया और मेरे बच्चे ने जो अपने उसमें होकर संघर्ष किया, उसको फल मिल गई। आपके सबके हवाले हैं। कितनी मेहनत राजेश करता था बचपन में, किस तरह का उसका व्यवहार रहता था? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेहनत की उसने। जो कहा हमने, इसके पापा ने भी बहुत मेहनत की इसके पीछे, इसने भी जो कहा हमने जो माना। मेरा बेटा हमसे तो बचपने से कहाँ रहा हो, हमारे साथ अपने हिसाब से वो अपना तरक्की की उसने। आज हमारे परिवार में जो है राजेश के इस महत्वपूर्ण सफलता पर हमें बड़ा गौरव है और हमारे इस पिछले क्षेत्र में जो है इस प्रकार का जो आज राजेश ने जो करके दिखाया, ये नई पीढ़ी के लिए जो है एक बड़ा मोटिवेशन है। और मैं आशा रखूंगा कि हमारे इस पिछले क्षेत्र में जो है शिक्षा के प्रति जो है लोगों को बड़ा अच्छा वो करना चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे उसमें जो है राजेश ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है ये किया है। राजेश बचपन से ही जो है अपना प्रतिभान था, क्योंकि शिशु मंदिर में इसने 5वीं तक यहाँ पर अध्ययन किया था और अच्छा उसमें रहा। उसके बाद सिमार में भी इसने जो है अच्छा जनपद टॉपर रहा और उसके बाद भी बीएससी एमएससी के लिए भारत सरकार ने उस समय भी इसको बालक को जो है बीएससी एमएससी के लिए अनुदान सैंक्शन किया था। पर वो बालक ने जो है अपने सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भोपाल एनआईटी को इसने चयन किया और वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद जो है बालक का प्रथम प्रयास में जैसे पास आउट हुआ, उसके बाद बीएचएल में इसका जो है एजुकेटिव इंजीनियर के रूप में चयन हो चुका था, परंतु इसने एमबीए के उसमें जो है
अपना वो रखा। उसके बाद इसने जो है प्रयास और समस्त लोगों के उसमें जो है अच्छा प्रयास रखा, इसलिए बस धन्यवाद। राजेश, ये कहाँ से ऐसा ख्याल आया? मतलब जनरली सभी यूथ का एक दिमाग में ही रहता है कि आईएएस बनना है, पीछे आईपीएस निकालना है। तो आपका कहाँ से ऐसा ख्याल आया कि जहाँ से आपको लगा कि मैं करना भी चाहिए और मैं इसको कर भी सकता हूँ? कहाँ से ऐसा ख्याल आया? मेरे विचार में मेरा पहला फोकस था कि मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लूं, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैं एक्सप्लोर करूं। इसलिए मैंने एमबीए किया और उसके बाद कॉर्पोरेट में काम भी किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी देखना चाहता है कैसा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और मुझे अपना कार्य बहुत अच्छा लगा। मेरी मैनेजर पॉलिमी पाल थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरी जर्नी में लेके, लर्निंग को लेके। और ख्याल आने का मेन मोटिवेशन यही था कि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, सिविल सेवाएं बहुत अच्छा ऑप्शन देती हैं। कॉर्पोरेट एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है भारत की आर्थिकी के लिए और भारत के विकास के लिए, परंतु साथ ही साथ सिविल सेवाएं जो हैं वो स्टील स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो पूरे प्रशासन को चलाते हैं। तो वो एक मोटिवेशन था कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे हम बना सकते हैं, और सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में कार्य करना चाहता था। यदि सिविल सेवाओं में मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता तब भी शायद मैं सोशल इम्पैक्ट सेक्टर में आगे कार्य करता। तो अभी भाग्यशाली हूँ कि मैं इस तरफ हूँ, तो हाँ, इस सिविल सेवक बन के मैं कार्य करूँगा। जी। राजेश, आपके बारे में मैं आपके दोस्तों से, आपके फैमिली के मेंबर से मैं सुन रहा था कि आपने इसको निकालने के लिए काफ़ी सारी नौकरियां भी छोड़ दी, यहाँ तक कि आपने 1.5 लाख के अच्छे खासे पैकेज थे वो भी आपने छोड़ दिए थे। क्या है इसकी सच्चाई, इसके पीछे भी क्या मतलब जुनून कैसे था कि इसके लिए? 2019 में मेरा बीएचएल में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिलेक्शन हुआ था। उस समय पे मैंने एमबीए को चुना। मैं चाहता था कि थोड़ा मैं एजुकेशनली स्किल हूँ और एक्सप्लोर करूँ। और क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, हाँ जी, वो सैलरी थी उतनी, लेकिन एक समय के बाद यह रियलाइज़ हुआ कि अगर आपकी बेसिक नीड्स कवर हो रही हैं और आपकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक मिनिमम पैसे के साथ भी आप गुजारा कर सकते हैं। और सिविल सेवाएं एक अच्छा खासा पैकेज देती हैं। भले सैलरी कम होती है परंतु बाकी पर्क्स में रहते हैं, तो एक समाज में एक इज्जतदार जीवन आप जी सकते हैं। तो पैसा इम्पोर्टेंट फैक्टर ना होके जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए शायद मैंने सिविल सेवाओं को चुना। और मैं आभारी हूँ मेरी क्लाउडटेल टीम का भी, जिन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने इंकरेज किया कि आप जाओ और कार्य यहाँ के लिए अटेम्प्ट करो। और हाल ही मेरी मैनेजर से भी बात हुई कल ही, उन्होंने भी काफ़ी शुभकामनाएं दी। तो मैं भाग्यशाली महसूस करता हूँ खुद को। राजेश की सफलता पर हम लोग पूरा परिवार बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। पूरा परिवार फूले नहीं समा रहे हैं कि हमारे बेटे ने हमारे गांव का ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। और हमारे पास तो शब्द ही कम पड़ने की क्या बोले। आज तक इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी ने नहीं किया था, आज हमारे बेटे ने करके दिखाया है और हम लोग बहुत खुश हैं सर। राजेश, जब हम देखते हैं कि आईएएस बनने के पीछे किसी का एक ड्रीम होता है कि मैं अगर आईएएस बना तो मैं इस सेक्टर में बेहतर काम करूँ। कोई यूथ के लिए सोचता है, कोई वुमेन्स के लिए सोचता है, कोई सोचता है मैं अपने सोसाइटी के लिए, कोई सोचता है मैं अपने गाँव, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बेहतर करूँगा। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई खाका था, कोई ऐसा प्लान था कि मैं इस क्षेत्र में जाके बेहतर करूँगा? मेरे विचार में जो समाज के सबसे निचले तबके हैं, वो चाहे महिलाओं की बात करें, आज भी बहुत संघर्ष महसूस करती हैं, वो चाहे शिक्षा में बच्चों की बात करें या पिछड़े समाज की बात करें, तो उनके लिए कार्य करना चाहूँगा। और उन्हें एक सोशल अपलिफ्टमेंट के जरिए हम कार्य करना चाहेंगे, जहाँ पे उन तक बेनिफिट्स पहुँचाए जाएँ, उन तक जितनी शिक्षा है, जितना स्वास्थ्य है, वो सबकी सुविधाएं पहुँचाई जाए। तो ये सब ब्रॉड एरियाज हैं। बाकी कार्य करने के जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ मैं अपना 100% देने का ट्राई करूँगा। जी। राजेश, आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, बहुत कपकोट, बहुत दूरस्थ इलाका है। आपके गांव में मैं कई साल पहले आया था कि वहाँ पर एक भूकंप की त्रासदी वहाँ के गांव वालों ने झेली थी। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई प्लान है कि वहाँ के लिए जो समस्याएं हैं उनके समाधान का कोई आपके पास ऐसा खाका है? सर, हम बाकी देशों से भी सीख सकते हैं, चाहे वो जापान की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया की बात करें, जो भूकंप ग्रसित क्षेत्र हैं, वहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उन्हें अवेयर किया जाता है कि भूकंप आता कैसे है, अगर आए तो उसके लिए क्या प्लानिंग की जा सकती है। तो उसमें जितनी सिविल सोसाइटीज़ हैं या जितने NGOs हैं या जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो जाके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यदि ऐसा समस्या आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे। और जो घर बनते हैं उनके लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बनाने चाहिए, तो उसमें सरकार उन्हें मुआवजा दे, ताकि अगर भूकंप की त्रासदी आती भी है तो वो अवेयर रहें और क्या क्या चीज़ें की जा सकती है मिटिगेशन के लिए, ताकि नुकसान कम से कम हो। हम देखते हैं कि जोशीमठ में भी जैसे जो घटना हुई, उसमें भी कंस्ट्रक्शन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है
ओवर डेवलपमेंट को एक फैक्टर माना जाता है। तो जो हमारा पर्यावरण है उसके साथ हमें विकास करना चाहिए, और उसके साथ अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो ऐसे त्रासदी में हम कम से कम नुकसान झेल सकते हैं। तो वैसा कुछ प्लान बने तो फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत मेमोरेबल चीज़ है हमारे लिए, हमारे सब परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए। जिस तरह से हमारा सेलिब्रेशन किया गया बहुत अच्छा लगा, सभी का सपोर्ट था और सभी की दुआएं थी, विशेष थी, तो जो सफल हो गई और हमें बहुत अच्छा लगा। और भैया ने जो अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है उस चीज़ के लिए हम जितने शब्द आप रखें वो कम पड़ जाएंगे। हम बहुत खुश हैं और ये चीज़ें कि हम बोल रहे हैं वो इमोशनल आगे से पहले हम लोग इमोशनल हो जा रहे हैं। और बाकी भैया ने इस एग्ज़ाम को क्लियर करके केवल बागेश्वर का ही नहीं, जो हमारा गांव है, शायद ही बहुत कम लोग हमारे गांव को जानते हैं। धरकोट हमारे गांव का नाम है, मेरे दादा दादी वहीं रहे हैं, वहाँ का नाम रोशन किया। वो चीज़ें हमें ज़्यादा बहुत खुशी देती है, जिस चीज़ के लिए मैं अपने भैया का थैंक यू बोलूँगी। और मेरे मम्मी पापा ने और मेरे छोटे मम्मी छोटे पापा ने सभी ने बहुत सपोर्ट इस भैया को किया है। और ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि इमोशनली आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। राजेश भाई, हमने देखा है कि हमारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो है तो वो एक कई बार हम उस पर टिप्पणी करते हैं वो खराब है या दूसरे देशों का बेहतर है। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम को और कैसे बेहतर करा जा सकता है? जैसे कल ही मतदान हुआ है तो 50% या 54% मतदान हुआ है। तो हर बार सरकारें कोशिश करती हैं, निर्वाचन आयोग तैयारी करता है कि 100% तक ले जाया जाए इसको, क्योंकि भागीदारी लोगों की हो नहीं पा रही है। तो निर्वाचन तो चलो हो जाता है लेकिन भागीदारी सभी लोगों की नहीं हो सकती है। लेकिन कैसे हो, क्या कोई आपके पास प्लान ऐसा कुछ हो? मेरे ख्याल से बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है तो शायद इस पे भी कमेंट करना बहुत सही नहीं रहेगा, परंतु जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे विचार में इलेक्शन के लिए जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोगों को उनके वोट की अहमियत समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका वोट क्या मैटर करता है। हमें लगता है कि शायद हमारा एक वोट बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, परंतु जो हमारे संविधान में हमें शक्ति दी है वोट की, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और हमने विगत 75 वर्षों में हमने देखा है कि बड़ी बड़ी सरकारें आई हैं, गई हैं, और लोगों के वोट के चलते ही वो चीज़ें संभव हुई हैं। और जहाँ तक सवाल है भारत के पॉलिटिकल सिस्टम का, मैं मानता हूँ वो बहुत सक्षम है और सफल रहा है, क्योंकि हम अकेले ऐसे औपनिवेशिक देश हैं जो 75 वर्षों में टूटा नहीं है और हमारी लोकतंत्र अभी भी चल रही है और आगामी आने समय में भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो वो दिखाता है कि लोगों में कितनी जागरूकता है और उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसके लिए वही है कि लोगों को जमीनी स्तर पर और सरकारों को भी कार्य करना रहेगा ताकि जैसा जागरूकता बढ़े और वोट परसेंटेज बढ़े और अवेयरनेस बढ़े लोगों के अंतर्गत। राजेश भाई, आपने तो एक बड़ी सफलता बहुत कम समय में आपने हासिल कर ली है। बहुत सारे आपकी तरफ एक यूथ होते हैं जो तैयारी करते हैं लेकिन एक आधा अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद वो थक से जाते हैं, उनको लगता है यार अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, यूथ से क्या कहना चाहोगे कि कैसे सफलता मिले? मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि क्या आप जो सिविल सेवक बनना चाहते हैं वो आपका ही सपना है या किसी के द्वारा थोपा गया आप पे। क्योंकि हमारे समाज में सिविल सेवक को बहुत ज़्यादा ऊंचा माना जाता है, तो उसके दबाव में भी बहुत बच्चे तैयारी करते हैं और वो अपनी इनर कॉलिंग नहीं समझ पाते हैं कि मुझे क्या सही में सिविल सेवक बनना है या मुझे कुछ और जॉब करनी चाहिए, डॉक्टर की हो चाहे टीचर की हो। तो मेरे विचार में अपना इंटरेस्ट पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के दबाव में आने से बेहतर आप खुद को पहचानें और उसके हिसाब से आप तैयारी करें। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप चाहे स्टार्टअप करें चाहे एंटरप्रेन्योरशिप करें, तो वो इंटरेस्ट पहचानना इंपॉर्टेंट है। और अपना कोर मोटिवेशन देखना जरूरी है कि आप सिविल सेवक क्या पावर के लिए बनना चाहते हैं, क्या आप फेम के लिए बनना चाहते हैं, या आप सही में कार्य करने के लिए बनना चाहते हैं। तो यदि हम इस तरीके से उसको देखेंगे तब शायद ज़्यादा आसान रहता है। और मोटिवेशन के लिए आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, परंतु एक समय के बाद मोटिवेशन कार्य नहीं करता। आपको फिर जो आपकी डिसिप्लिन है या कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसके लिए मुझे इतना टाइम देना है तो देना है। वो उसमें अब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं जर्नी में, उसके लिए आपको अपने परिवार के साथ, अपने मित्रगणों के साथ, उनके साथ बातचीत करके उसको संभालना चाहिए। और यह फेथ होना चाहिए कि हाँ किया जा सकता है, और जहाँ भी दिक्कत आए कंसल्ट करने के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए लोगों से। तो इस तरीके से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू राजेश भाई, बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ बागेश्वर के एक ऐसे बेटे जिन्होंने अभी IAS की परीक्षा क्वालिफाई की है और कपकोट का नाम, बागेश्वर का नाम, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने हम सबको खुश होने का एक मौका दिया है और हम चाहते हैं कि राजेश इसी तरह से और तरक्की करें। और बहुत सारे युवाओं के लिए उन्होंने एक प्रेरणा भी दी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हार्डवर्क की एक रास्ता है, उसके जरिए ही आप सफलता पा सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।